नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल रोटेशन के रिगार्डिंग, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई रोटेटरी पोलराइजेशन के रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ऑप्टिकल रोटेशन किसे कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस क्या होता है ना, बायोट्स लॉ ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन किसे कहते हैं, साथ ही साथ फ्रेस्नेल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन को देखा हम लोगों ने। ओके, उसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, सब पर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया पिछली वीडियो में। सो अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज हु ऑब्जर्व्ड फिनोमिनन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन एंड वेन। ओके, जो ऑप्टिकल रोटेशन का फिनोमिनन है ना, इसे सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया और कब ऑब्जर्व किया? हम लोगों ने जो ऑप्शंस में लिया है वो है विलियम निकोल 1928, दूसरा फ्रेस्नेल 1912, फ्रैंकोइस अरागा 1811 एंड चौथा है नन ऑफ दिस। ओके, सो यहाँ पर देखिए जनरली इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज फ्रैंकोइस अरागा 1811। ओके, 1811 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, ओके फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, इन्होंने है ना क्या किया, ऑब्जर्व किया ऑप्टिकल रोटेशन को। कैसे ऑब्जर्व किया इन्होंने? क्या किया, एक सबस्टांस की मदद से जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उसको रोटेट करवा दिया, है ना। इस प्रकार से जो फ्रेंच फिजिशियस थे दैट इज फ्रैंकोइस अरागा, इन्होंने 1811 में सबसे पहले हमारा ऑप्टिकल रोटेशन के फिनोमेनन को ऑब्जर्व किया। उसके बाद फिर बायोट ने इस पर थोड़ा डिटेल में कुछ पॉइंट्स दिया, है ना, जिसे हम लोग बायोट्स लॉ ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा ये है कि द सबस्टेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन कॉल्ड एज। देखिए जनरली हमें पता है कि किसी भी पोलराइज्ड लाइट का, है ना, या प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उसको रोटेट हम लोग कैसे करवाते हैं, किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस की मदद से, है ना। और ये ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक को कहते हैं लेवो रोटेटरी, है ना। ठीक है, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंडेड सबस्टांस, और जो लेवो रोटेटरी होता है इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंडेड सबस्टांस। ओके, सो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात हो रही है कि भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होता है? ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, है ना, और एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होता है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? राइट से लेफ्ट की तरफ, है ना। सो दिस इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी सबस्टांस की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शंस में क्या क्या है हमारा? राइट हैंडेड सबस्टांस, ओके, दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी सबस्टांस, तीसरा बोथ ए एंड बी, एंड चौथा है आपका नन ऑफ दिस। ओके, सो वैसा सबस्टेंस जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन अर्थात राइट की तरफ रोटेट करता है उसको हम लोग राइट हैंडेड सबस्टांस कहते हैं। साथ ही साथ उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी सबस्टांस भी कहा जाता है। ओके, सो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट है ना। सो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है दैट इज ये करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल कैन बी कॉल्ड एज। देखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है ना, ये एक प्रकार का ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस है। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस है। लेकिन वहीं आप कैल्साइट क्रिस्टल की बात करते हैं तो कैल्साइट क्रिस्टल ऑप्टिकली इनएक्टिव सबस्टांस है ना। अब आप कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव सबस्टांस क्या होता है? देखिए ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस वैसा सबस्टांस है जिसकी मदद से प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट करवाया जा सके, ठीक, पोलराइज्ड लाइट का। लेकिन जिसकी मदद से प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट नहीं करवाया जा सकता उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव सबस्टांस। ओके, सो ऑप्शंस में देखिए क्या क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव सबस्टांस, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस, सेम एज कैल्साइट क्रिस्टल, एंड बोथ ए एंड बी। देखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। और ऑप्शन सी क्या गिवन है? सेम एज कैल्साइट क्रिस्टल। देखिए कैल्साइट क्रिस्टल से सेम, क्वार्ट्ज क्रिस्टल कैल्साइट क्रिस्टल से सेम नहीं होता। कैल्साइट क्रिस्टल जो है एक प्रकार का आप कहो तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सबस्टेंस है, और क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस है। ओके, सो दिस इज द फोर्थ वन। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है दैट इज अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए
ऑप्टिकल रोटेशन का जो अमाउंट है वो किस पर प्रोपोर्शनल होता है, अब डायरेक्टली हो या इन्वर्सली हो, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। अब जो अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन है ना, ये किस पर प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये चीज़ हमें बायोट्स लॉ ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन में बताया गया है ना, या फिर यूँ कहें कि बायोट ने बताया ऑब्जर्व करके। बायोट ने ये कहा कि जो अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन है, अर्थात जो एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस पर, है ना, थिकनेस पर, जो क्रिस्टल है उसका थिकनेस पर, या फिर अगर कोई सॉल्यूशन है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस तो उस सॉल्यूशन में लाइट कितना पाथ ट्रेवर्स कर रहा है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ अगर सॉल्यूशन है तो उसका कंसेंट्रेशन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन है। साथ ही साथ ये अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस पर, जो लाइट है उस लाइट के वेवलेंथ के स्क्वायर पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो इन तीनों फैक्टर्स पर हमारा ये अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन प्रोपोर्शनल होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों करेक्ट है ना। सो डी की अगर बात करें तो डी में क्या लिखा है, ऑल ऑफ द अबव, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 4 के लिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर। ओके, तो आइए अब हमारा जो 5th क्वेश्चन है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन क्या है कि व्हेन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल देन द लाइट इज स्प्लिटेड इनटू, देखिए यहाँ पर कह ये रहा है कि हमारा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जब ये किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल पर फॉल करता है तो वो स्प्लिट हो जाता है ना। ऑप्शंस में हमारे पास है 2 प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, वाइब्रेशंस या वेक्टर्स कह सकते हैं हम लोग इसको, 2 सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस, ओके, 2 ऑप्टिकली माफ कीजिएगा 2 इलिप्टिकली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस एंड नन ऑफ दिस, ओके। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, हमें पता है जब भी कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल पर फॉल करती है तो वो 2 सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस में डिवाइड हो जाती है ना, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो यहाँ जो हमारा ऑप्शन बी है दैट इज ये करेक्ट होगा। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन के अकॉर्डिंग है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या है, फैक्टर्स ऑन विच स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड्स। देखिए स्पेसिफिक रोटेशन एक्चुअली किसी भी, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब हम लोग कोई लिक्विड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं तो उस समय जो रोटेशन है उसको स्पेसिफिक रोटेशन के नाम से कह सकते हैं। तो जनरली जो स्पेसिफिक रोटेशन है इसका अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो वो आपको मिलेगा S इज इक्वल टू थीटा L/c, जहाँ पर थीटा होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन, L होता है पाथ ट्रेवर्स्ड इन द सॉल्यूशन और C होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सो बेसिकली इन तीनों पर हमारा जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो डिपेंड करता है किस पर, अमाउंट ऑफ रोटेशन पर, पाथ जो ट्रेवर्स कर रहा है या थिकनेस कह सकते हो आप, और सी दैट इज कंसंट्रेशन। तो ऑप्शंस में देखिए ए में कंसंट्रेशन है, बी में एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन है, सी में लेंथ और थिकनेस है और डी में क्या है, ऑल ऑफ द अबव। सो हम लोग डी करेंगे क्योंकि ये ऑल ऑफ द अबव पर हमारा स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड करता है, चूंकि एस इज इक्वल टू क्या होता है, θ/LC, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा कह सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि व्हेन L इज इक्वल टू 1, अर्थात यहाँ पर देखिए ये L जो है ये एक्चुअली पाथ है, ठीक है, जो लाइट ट्रेवर्स करेगा किसी भी सॉल्यूशन में, एंड कंसेंट्रेशन C इज इक्वल टू 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास L का वैल्यू 1 गिवन है और कंसेंट्रेशन का वैल्यू 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है। तो स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा, देखिए स्पेसिफिक रोटेशन का वैल्यू क्या होता है, S इज इक्वल टू θ/LC होता है, यही होता है। अब यहाँ पर देखिए S, थीटा को तो एज यूजुअल रखना होगा, L का वैल्यू 1 है और C का वैल्यू भी 1 है, सो S का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा से इक्वल। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब लेंथ मतलब जो पाथ ट्रेवर्स कर रही है लाइट लिक्विड में, अगर वो 1 डेसीमीटर हो, 1 डेसीमीटर, DM डेसीमीटर है ये, ओके, और कंसेंट्रेशन 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो, तो उस स्थिति में जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो एंगल ऑफ रोटेशन से अर्थात थीटा से इक्वल होती है। ओके, अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आपका इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड। देखिए किसी भी सॉल्यूशन का ऑप्टिकल रोटेशन डिटरमाइन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है उसको कहते हैं पोलैरियोमीटर, ओके। और उस सॉल्यूशन में, ठीक है,
अगर मान लीजिए वो सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन है, तो उस शुगर सॉल्यूशन में शुगर का कंसेंट्रेशन कितना है, ठीक है, उसको मेज़र करने के लिए जो हम लोग उसको मेज़र करते हैं, अगर या ऐसा कह सकते हैं, अगर आप उसको मेज़र कर रहे हैं तो उसको हम लोग सैचरीमीटर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका ऑप्शंस अगर आप देखते हैं तो हम लोग को मिलता है ऑप्शन ए में पोलैरियोमीटर है, ठीक है, पोलैरीमीटर है। ऑप्शन बी देखिए सैचरीमीटर है, एंड सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये पोलैरीमीटर की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन सॉल्यूशंस का पता कर सकते हैं वो पोलैरीमीटर ही होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है दैट इज विच पोलैरीमीटर कैन बी यूज्ड फॉर एनी वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, कौन सा पोलैरीमीटर इसमें से, है ना, हर एक वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। सैचरीमीटर, लॉरेंस पोलैरीमीटर, लिपिच पोलैरीमीटर एंड नन ऑफ दिस। ओके, तो सैचरीमीटर कहाँ प्रयोग होता है, जब शुगर सॉल्यूशन है उसमें शुगर का कितना कंसंट्रेशन है उसको मेजर करने के लिए सैचरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। लॉरेंस पोलैरीमीटर जो है इसमें एक डिफेक्ट होता है, इस डिफेक्ट की वजह से ये हर एक वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। लॉरेंस ऑफसेट पोलैरीमीटर इसको ओवरकम करता है ये लिपिच पोलैरीमीटर। ओके, ये क्या करता है, ये हर एक वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं। सो फॉर 9 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ ऑप्शन माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि विच ऑफ द एग्जाम्पल्स आर फॉर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का कौन कौन सा एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है क्वार्ट्ज एंड सिनेबर, ऑप्शन बी है सुगर एंड टार्ट्रिक एसिड, एंड ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है। क्वार्ट्ज और सिनेबर ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में, शुगर और टार्ट्रिक एसिड जो है ये लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन ये भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। ओके, शुगर नहीं, यहाँ पे आप हाँ शुगर कह सकते हो, शुगर सॉल्यूशन भी बहुत जगह पर यूज़ होता है। सो हम लोग ये कहते हैं कि भाई ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है। ओके, सो ये क्या था, ये था हमारा MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन ऑप्टिकल रोटेशन, और ये पार्ट 1 है। इसके बाद और भी क्वेश्चंस को हम लोग इसमें इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सो इसके पहले का जो भी वीडियोस है ऑप्टिकल रोटेशन या रोटेटरी पोलराइजेशन के रिगार्डिंग, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।